हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी की लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 7 का चैप्टर 4 जिसका नाम है वायु। तो इस चैप्टर में आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं उसके पहले बात कर लें। तो आज हम वायु संरचना के बारे में जानेंगे कि वायुमंडल में कितनी संरचनाएं स्थित है और ये वायुमंडल किस तरह से जीवन को टिकाए रखने में पृथ्वी की सहायता करता है। साथ में हम आज पवनों के बारे में पढ़ेंगे कि पवनों के तापमान में अगर घटाव और बढ़ाव होता है तो किस तरह से वो जलवायु को निर्धारित करता है। साथ में वर्षा किस तरह से होती है उसके बारे में इस चैप्टर में जानने वाले हैं। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर एक वायु की चादर बिछी हुई है और इसी वायु की चादर को हम वायुमंडल कहते हैं। ये वायुमंडल एक तरह से पृथ्वी पर जीवन टिकाए रखने के लिए एक अनिवार्य शर्त के रूप में काम करती है। ये हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करती है। यह हमें सूर्य की हानिकारक जो किरणें हैं उससे रक्षा करती है। साथ में यदि ये चादर ना हो तो सूर्य की जो गर्म की तप्त किरणें हैं वो हमें पृथ्वी पर आकर वो सब कुछ नष्ट कर सकती है यानी जला सकती है। अर्थात रात के समय ठंड ज्यादा ना लगे और दिन के समय गर्मी ज्यादा ना लगे, इसको संतुलन बनाए रखने में ये वायुमंडलीय स्तरों का अपनी भूमिका होती है। अतः यह वायु राशियां हैं जो पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाए। यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए हैं, इसको बारे में जान लेते हैं कि किस तरह से जो है CO2 ग्रीन हाउस गैस बनकर पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो CO2 जो है वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है और इसी को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो सकती है कि इस पर रहना असंभव होता है, किंतु जब कारखाने और कार के धुएं से वायुमंडल में इस स्तर में बढ़ता है तो यह ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी पर तापमान भी बढ़ाता है और इसी के कारण इसको ग्लोबल वार्मिंग या फिर भूमंडलीय तापन कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेशों में जमी हुई बर्फ पिघलती है और पिघलने के कारण वहां पे जल स्तर में वृद्धि होती है। अगर जल स्तर में वृद्धि होगी तो वहां पे बाढ़ आने की संभावना अधिक होती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है। इसके फलस्वरूप कुछ पौधे और पशु भी विलुप्त हो सकते हैं। तो होता क्या है कि CO2 एक तरह से तो हमें पृथ्वी पर एक तापमान को बनाए रखने में यानी गर्म तापमान को बनाए रखने में सहायता करता है, लेकिन वहीं पे यही CO2 जब अधिक से अधिक CO2 ऑब्जॉर्व करने लगता है तो ये कहीं ना कहीं एक भूमंडल यानी पृथ्वी पर भूमंडलीय तापन के लिए भी जिम्मेदार होता है, क्योंकि एक सीमा तक तो पृथ्वी पर गर्मी यानी गर्म तापमान रहे वो उचित है क्योंकि वो जीवन को टिकाए रखने में सहायता करता है। लेकिन जब वही तापमान जब अत्यधिक अपनी सीमा पार कर जाए तो वो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन जाता है और इसी के कारण CO2 को ग्लोबल वार्मिंग गैस भी कहा जाता है। और इस ग्लोबल वार्मिंग से जो क्षेत्रों में बर्फें जमी है वो पिघलेंगी और पिघलने से क्या होगा कि वहां पे जो भी जीव जंतु रह रहे हैं उस स्थान पे पूरी तरह से डूबकर मतलब विलुप्त होने की संभावना उनकी अधिक हो जाती है। तो इस तरह से CO2 एक तरह से हमारे जीवन को स्थायी रखने में सहायता भी करता है, तो अगर उसकी मात्रा में वृद्धि होती है तो वहीं पे इसका नुकसान भी होता है हमें। वायुमंडल का संगठन, तो किस तरह से वायुमंडल की रचना हुई है, कौन-कौन से गैस इसमें अपने भागीदार हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे ज्यादा जो गैस है अपना योगदान देते हैं वायुमंडल में वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन लगभग 78% होता है और ऑक्सीजन 21%। वहीं पे हम आर्गन की बात करें तो वो 0.93% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें 0.0393% होता है। वहीं पे अन्य गैस जो हीलियम है या फिर ओजोन है, आर्गन है, उनकी बात करें तो वो सारी गैसें धूलकण मिला के 0.04% अपना योगदान देती हैं पूरे वायुमंडल को बनाने में। तो इस तरह से जो है ये वायुमंडल इन गैसों से बना है। इनके साथ साथ इसमें गैसों में धूल कण, छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। नाइट्रोजन जो है वायु में सबसे अधिक पाया जाता है। जब हम सांस लेते हैं तब ये हमारे फेफड़ों तक भी पहुंच जाता है और लेकिन फिर हम बाहर भी निकाल देते हैं। परंतु यही नाइट्रोजन पौधों को अपने जीवन को टिकाए रखने के लिए बहुत आवश्यक होता है। नाइट्रोजन जो है एक तरह से पौधों की वृद्धि में सहायता करता है, इसीलिए वो पौधों के लिए उपयुक्त माना जाता है। और पौधे नाइट्रोजन का उपयोग करके एक तरह से वृद्धि करती हैं। साथ में वहीं जब पौधे प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया का माध्यम से CO2 का उपयोग करती हैं और इसके माध्यम से वो CO2 को ऑब्जर्व करती हैं और उसके बदले हमें O2 गैस प्रदान करती हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है कि एक तरह से
CO2 जो है पौधों के लिए लाभदायक होता है, वहीं पे जो है वो उपयोग करके भोजन बनाती हैं और उसके बदले हमें ऑक्सीजन देती है, जिससे हमें लाभ होता है। मुर्दा और पौधों में रहने वाले जो जीवाणु हैं वो नाइट्रोजन को उसके स्वरूप में बदल देते हैं और जिसके कारण पौधे उसका उपयोग करते हैं। साथ में ऑक्सीजन वायु में प्रचुर मात्रा में मिलने वाली दूसरी गैस है जो मनुष्य और पशु को सांस लेने में ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है, क्योंकि एक तरफ तो वो CO2 का उपयोग करते हैं और वहीं पे जब वो CO2 का उपयोग कर रहे हैं तो O2 को छोड़ रहे हैं और O2 यानी ऑक्सीजन जब रिलीज होता है तो वो मनुष्य के द्वारा सांस में उपयोग में लिया जाता है। तो जब हम पेड़ पौधों को काटते हैं तो कहीं ना कहीं यह जो बैलेंस है O2 और CO2 का कहीं ना कहीं इसको प्रभावित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। ये पादप जो है अपने भोजन के रूप में इसको उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य और पशु द्वारा बाहर निकलने वाला जो CO2 है पादपों द्वारा उपयोग किया जाता है भोजन बनाने के लिए और इसी के कारण वो O2 छोड़ते हैं और O2 छोड़ने के कारण एक तरह से पृथ्वी पर गैसों का संतुलन बना रहता है। लेकिन जब ये CO2 जब अधिक मात्रा में जैसे कि कारखानों की गैस है या फिर जो भी ईंधन है, जो गाँव में ईंधन यूज होता है, लकड़ी जलाया जाता है, जो धुआं निकलता है कारखानों से या फिर अन्य चिमनियों से, तो वो धुएं के कारण क्या होता है कि जो मात्रा CO2 की है उसमें अधिक वृद्धि होती है और यही वृद्धि के कारण क्या होता है कि ये अपने आसपास का जहाँ पे भी ये CO2 की मात्रा बढ़ेगी वहां पर आसपास के जो भी क्षेत्र है वहां पे वो अधिक तापन यानी गर्मी का माहौल क्रिएट कर देगा। एकदम वहां पे जो तापमान एकदम गर्म रहेगा। गर्म होने के कारण अगर वो ठंडे इलाके में है तो वहां पे जो है एक बर्फ को पिघलाकर वहां का जो जीवन है स्थायी जीवन उसको एक संकट की स्थिति में ला देता है। इस तरह से जो है ये CO2 की मात्रा में वृद्धि होने से भूमंडलीय तापन जो आज विश्व की एक सबसे बड़ी मुख्य समस्या है, सभी देश इस भूमंडलीय तापन से जूझ रहे हैं। तो इस तरह से जो है CO2 का मात्रा में बढ़ने से भूमंडलीय तापन एक तरह से सृष्टि के स्थायित्व के लिए खतरनाक सिद्ध होता है। जैसे कि हमने यहाँ देखा कि कोयले और खनिज आदि से ईंधनों के जलाने से ये संतुलन गड़बड़ा जाता है और वायुमंडल में प्रतिवर्ष कहा जाता है कि प्रतिवर्ष करोड़ों CO2 मात्रा में टन छोड़े जाते हैं, यानी करोड़ों टन ऐसे CO2 वायुमंडल में छोड़े जाते हैं जो पृथ्वी पर जो CO2 की मात्रा को गड़बड़ा देते हैं और इसके कारण क्या होता है कि पृथ्वी पर मौसम और जलवायु भी प्रभावित होते हैं, यानी कभी-कभी वर्षा कम होती है, कभी अधिक होती है। तो कहीं ना कहीं ये CO2 मतलब गैस की वृद्धि के कारण भी ऐसा देखने को मिलता है। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट है उसको बाद में बात कर लेते हैं। जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होने के कारण नीचे बैठने की उसकी प्रवृत्ति होती है। इसके कारण जब मान लीजिए कि इस तरह का एक सर्कल होता है कि यहाँ पे वायु है और यहाँ पे भी एक वायु है। ये वायु जो है हल्की है और शुष्क है, इसलिए ये ऊपर उठती है, यानी ये गर्म होती जाती है तो ऊपर उठने लगती है। जैसा कि आप भाप देखते हो घर में कि पानी गर्म करते समय वो भाप जो है वो कैसे ऊपर उठता है, उसी तरह से यानी कि वो गर्म वहां की हवा होती है तो गर्म हवा अपने साथ जल वाष्प को भी ऊपर लेके जाती है। तो इस तरह को हम देखते हैं, तो इस तरह से जो है गर्म वायु जो है ऊपर उठती है। वहीं पे जो ठंडी वायु होती है वो नीचे बैठती है, यानी वो भारी होती है, सघन होती है, यानी उसमें नमी अधिक होती है, इसलिए वो नीचे बैठती है और नीचे बैठने से क्या होता है कि जहाँ पे ये नीचे बैठेगी वहां पे वो ठंड या नमी वाला मौसम या फिर आर्द्रता वाला क्षेत्र का आवरण क्रिएट करेगी। वहीं पे ये वाला जो हवा ऊपर उठ रही है तो वहां पे गर्म और शुष्क मौसम रहेगा। तो अगर मान लीजिए कि इस जगह पे अगर वायु ऊपर उठ रही है तो यहाँ का जो स्थान है वो तो खाली हो रहा है ना। अब यहाँ पे स्थान खाली हो रहा है तो ये नीचे हवा जो बैठ रही है वो उस जगह को आ जाएगी, यानी कि ये यहाँ से खाली होगा, यानी वहां से हवा जहाँ ऊपर उठ रही है वहीं पे जो नीचे बैठने वाली हवा है वो वहां पे अपना स्थान ग्रहण कर लेगी। फिर ये हवा क्या होगा कि फिर से गर्म होगी और ऊपर उठेगी। इस तरह से एक सर्कल का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये वायु चक्र चलता रहता है। यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग जैसे आजकल हम न्यूज में देखते हैं कि CO2 का लेवल बढ़ रहा है तो कितनी मतलब वनस्पतियां कितना आग लग रहा है जंगलों में। हमने देखा था कि अमेज़न में आग लगा था। तो कहीं ना कहीं ये सब कारण है कि ग्लोबल वार्मिंग से पूरे संसार
एक गंभीर समस्या से जूझ रहा है। अब बात कर लेते हैं वायुमंडल की संरचना के बारे में कि वायुमंडल की संरचना किस प्रकार से हुई है। तो कहा जाता है कि पृथ्वी के चारों ओर 5 वायुमंडलीय सतह पाए जाते हैं। पहला जो होता है क्षोभ मंडल, यानी पृथ्वी के सबसे नजदीक का जो मंडल है वो क्षोभ मंडल है। उसके बाद समताप मंडल आता है, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद मध्य मंडल के बाद बाह्य मंडल और बाह्य मंडल के बाद बहिमंडल जो अंतरिक्ष का एरिया हो जाता है। तो इनकी विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं कि किस तरह से जो है इनकी खास विशेषता है। देखिए कि पेटी के एस्पेक्ट से ये वाला जो मंडल है और मंडल में जो गतिविधियां होती हैं, जैसे कि क्षोभ मंडल में वर्षा होती है, बाकी सब गतिविधियां होती है। वहीं पे समताप मंडल जहाँ पे आयन आयन यानी ओजोन पाया जाता है, तो वो किस तरह से जो ओजोन जो है सूर्य की किरणों को परावर्तित करके और पृथ्वी पर हानिकारक किरणों को आने से रोकता है। तो ये मंडल जो है पृथ्वी पर कितने उपयोगी है और ये किन किन क्रियाओं के लिए पृथ्वी पर उपयोग में आते हैं, इससे रिलेटेड यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछने की संभावना है। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से ध्यान से कीजिएगा। तो इसको देख लेते हैं। क्षोभ मंडल जो है ये लगभग 13 किलोमीटर ऊंचाई तक रहता है। मतलब मान लीजिए कि पृथ्वी है, पृथ्वी से 13 किलोमीटर, पृथ्वी की सतह से 13 किलोमीटर तक यह फैला रहता है। यह मंडल हमें सांस लेने में उपयोगी होता है। साथ में यहाँ पे कोहरा वर्षा, ओला वर्षा जैसे ही घटनाएं घटती रहती हैं, यानी जो भी ठंड वाली ऋतुएं हैं ये इसी आवरण में होती रहती हैं। दूसरा जो मंडल है वो है संताप मंडल। संताप मंडल ये लगभग पृथ्वी से 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर, यानी इस मंडल से 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर ये संताप मंडल स्थित है। यहाँ पर बादलों एवं मौसम जैसी घटनाएं लगभग नहीं होती है, यानी यहाँ पे बादल नहीं होते, यहाँ पे मौसम यानी वर्षा जैसी कोई घटना नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे जहाज उड़ने के आदर्श स्थितियां होती हैं। संताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि यहाँ ओजोन गैस पाई जाती है जो सूर्य की आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो ये इसकी विशेषता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। मध्य मंडल की बात करते हैं कि मध्य मंडल या वायुमंडल की तीसरी परत है जो संताप मंडल के ठीक ऊपर है। यह लगभग 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैली है। यह अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली उल्का इस मंडल में आकर जल उठती हैं, यानी इस मंडल में आके उल्कापात जो घटना देखते हैं वो इस मंडल में ही घट जाती है। यानी जब इस मध्य मंडल में उल्काएं जल जाती हैं तो वो पृथ्वी के अन्य क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर पाती हैं और वहीं पे जलकर राख हो जाती हैं। चौथा जो आवरण है वो है बाह्य मंडल। बाह्य मंडल की बात करते हैं तो यहाँ पे ऊंचाई के साथ साथ तापमान भी बढ़ता है यहाँ पे, और यह लगभग 80 से 400 किलोमीटर तक का एरिया में फैला हुआ है। यानी यहाँ से लेकर ये पूरा जो क्षेत्र है ये बाह्य मंडल का है और यह लगभग रेडियो संचार के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है कि रेडियो प्रसारित करने के लिए रेडियो तरंगे जो होती है इसी आवरण में पाई जाती हैं। जो हमारा पांचवा मंडल है वह है बहिमंडल। बहिमंडल ये सबसे ऊपरी परत है जो बहिमंडल के नाम से जाना जाता है। यह बहुत पतली परत है और इसमें हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसें पाई जाती हैं, यानी सबसे बाहरी परत में यहाँ पे से अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। तो इस तरह से जो है वायुमंडल की ये संरचना अपना योगदान देती है पृथ्वी पर एक तरह से जीवन को टिकाए रखने में। साथ में ये जो गतिविधियां हैं जैसे कि मान लीजिए कि ओजोन है समताप मंडल में, अगर ये नहीं रहे तो क्या कितना हानिकारक हो सकता है पृथ्वी के लिए। साथ में जो बाह्य मंडल में जो रेडियो संचार वाली तरंगे हैं अगर ये नहीं रहे तो कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं वो पॉसिबल ही नहीं होते। तो इनकी अपनी एक विशेषता है और इन विशेषताओं के आधार पर यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था कि ये बताइए कि आयन मंडल में जो ये रेडियो तरंगे हैं वो किस मंडल में पाई जाती हैं। तो मंडल का नाम था कि आयन मंडल, संताप मंडल, बाह्य मंडल। तो आंसर था बाह्य मंडल। अब मौसम और जलवायु के बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरह से जो है मौसम और जलवायु वो एक दूसरे से अंतर करते हैं। तो होता क्या है कि दिन प्रतिदिन जो घटनाएं घटती हैं हमारे आसपास मौसम में उसको हम कहते हैं मौसम। यानी मौसम एक तरह से दिन प्रतिदिन और घंटे की घटना है, वहीं पे जलवायु जो है एक तरह से लंबी दीर्घकालिक घटना है। यानी अगर आज मौसम कैसा है, आज का दिन कैसा है, आज गर्मी है कि ठंडी है, आज हवा तेज चलने वाली है, आज बारिश हुई है, इस तरह की जो भविष्यवाणी की जाती है वो मौसम कहलाता है कि आज का मौसम किस तरह से होगा। और ऐसी बातें हम जब क्रिकेट या फिर अन्य जो समारोह होने वाले होते हैं तो ये सब देख के कि आज का तापमान, आज का मौसम किस प्रकार है उसके अनुसार निर्धारित होती हैं।
तो ये मौसम की घटना है। वहीं पे जब दीर्घकाल रूप में किसी स्थान का मौसम, जो औसत मौसम है, उसको जलवायु कहते हैं। यानी मान लीजिए कि मौसम 1 दिन का अलग है, फिर वो 30 दिन का अलग होगा। इस तरह से जो मौसम है लगभग 30 दिन अलग-अलग, एक-एक दिन अलग-अलग मौसम रहेगा कि आज ठंडी है, गर्मी है, कल बारिश है। इस तरह का मौसम महीनों भर चलता है। फिर ये सालों भर रहेगा, सालों के बाद कई सालों तक। जब सालों के बाद इस मौसम का औसत निकाला जाएगा और उसी औसत के आधार पर निर्धारित किया जाएगा कि इस एरिया का जो मौसम है या फिर उसकी जलवायु है वो किस प्रकार की है। तो ये जलवायु का निर्धारण एक तरह से लंबी प्रक्रिया है, उसके अनुसार निर्धारण किया जाता है। अब तापमान की बात कर लेते हैं कि तापमान हम किस तरह से हमारे रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करता है। तो सामान्यतः गर्मी के मौसम में हम देखते हैं कि तापमान अधिक रहता है। उसी तरह से हम देखते हैं कि ठंडी के मौसम में तापमान ठंडा रहता है और उसी के अनुसार हमारी दिनचर्या भी बदल जाती है। ठंडी रहती है, आलस आता है, हम गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्म खाना खाना पसंद करते हैं। उसी तरह गर्मी के मौसम में हम सूती वस्त्र पहनते हैं और बाकी मतलब बाहर घूमना पसंद करते हैं। तो ये मतलब एक तरह से तापमान दिन के परिवर्तन में होता है, तो इस तरह का हमारे ऊपर भी प्रभाव इसका देखने को मिलता है। इसी तरह आपतन की देख लेते हैं कि आपतन एक महत्वपूर्ण कारक है तापमान के वितरण में, क्योंकि जब सूर्य से आने वाली किरणें जो पृथ्वी रोक लेती है और उसी को आपतन कहा जाता है। यानी सूर्य है, सूर्य से जो किरणें प्राप्त हो रही हैं पृथ्वी को, उसी को आपतन कहा जाता है, यानी सूर्य ताप कहा जाता है। यही सूर्य ताप हर स्थिति में, हर भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से अलग-अलग होता है। जैसा कि मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और सूर्य इसके सामने है, तो यहाँ पे जो सूर्य के सामने वाला पृथ्वी का भाग रहेगा, वहाँ पे तो सूर्य की किरणें तीव्र होंगी, लेकिन ध्रुवों पर जो सूर्य की किरणें क्या होंगी कि तिरछी होंगी, यानी यहाँ पे धूप कम लगेगी। इसीलिए यहाँ पे इस एरिया में जो है विषुववृत्त और उसके आसपास के एरिया में जो है तापमान अधिक रहेगा और ध्रुवों पे जो है तापमान कम रहता है। गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान जो बहुत अधिक होता है। दिन के समय एस्फाल्ट से बनी हुई सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने हुए भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह ऊष्मा पृथ्वी मुक्त करती है, यानी रात दिन के समय तो पृथ्वी और ये सब जो भी पृथ्वी पर पदार्थ हैं वो सब ऊष्मा का शोषण करते हैं, लेकिन रात के समय ये ऊष्मा को मुक्त करते हैं। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं और जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। तो किस तरह से मान लीजिए कि रात है और रात के समय ये पृथ्वी जो है ऊष्मा को मुक्त कर रही है और मुक्त होने के कारण मान लीजिए कि शहरी इलाके हैं, तो शहरी इलाकों में बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें हैं, तो ऊष्मा जब मुक्त होगी तो वो तो वायु के साथ ही मुक्त होगी। अब मुक्त हो रही है तो ये वायु से मतलब बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें हैं, उससे ये टकरा कर ये इसी एरिया में रह जाएंगी, यानी इससे बाहर नहीं आगे बढ़ पाएंगी, क्योंकि वो उसके में अड़चन आ जा रहा है आगे जाके। तो वो वायु जो है वहीं पे अपना एक तरह से आवास बना लेगी और सुबह में देखेंगे या फिर कुछ समय बाद वहां का जो तापमान है वो अपने आप उच्च हो जाता है। तो इस तरह से जो है वायु एक तरह से तापमान के निर्धारण में भी का एक कारक है। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए हैं, उनके बारे में देख लेते हैं कि तापमान को मापने की जो इकाई है उसको डिग्री सेल्सियस कहते हैं और इसके आविष्कारक थे एंडर्स सेल्सियस। 0 सेल्सियस पर जो है पानी जम जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है उबलने लगता है। तो ये फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है कि बर्फ बनने की जो अवस्था होती है वो 0 डिग्री पे होती है। 0 डिग्री ये पानी को अगर मिलेगा 0 डिग्री तो वो बर्फ बन जाएगा और वहीं पे जब आप उबलते हुए गैस पे कोई चीज देखो तो जो उबल रही है, जैसे कि चाय वाय बनता है तो उबलता है, यानी वो 100 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है, तभी वो जल उबलता है। वायु दाब की बात कर लेते हैं कि वायु अपने दाब के कारण किस तरह से पृथ्वी पर एक तरह से वायु चक्रण का निर्माण करता है। जैसा कि हमने देखा कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर, यानी जब वायु गर्म होती है तो वो कहलाता है लो प्रेशर। एक तरह से मान लीजिए कि वायु है और वो गर्म होकर ऊपर जो उड़ रही है, ऊपर उठ रही है, तो उठने के कारण इसको लो प्रेशर कहा जाता है, क्योंकि ये हल्की वायु है। वहीं पे दूसरी जो वायु होती है उसको कहते हैं हाई प्रेशर, क्योंकि ये वायु जो है भारी होती है और नीचे बैठती है। इस तरह से जो है जितना भी वायु चक्रण होता है इन्हीं लो प्रेशर और हाई प्रेशर के कारण ही होता है। तो ये इस कॉन्सेप्ट को आपको भूलना नहीं है कि वायु में के तापमान में विभिन्नता के कारण, यानी एक वायु जो हल्की होती है और दूसरी वायु जो गर्म होती है, सॉरी भारी होती है, उसी के कारण वायु में विभिन्नता देखने को मिलती है और इसी के कारण जो जगहों पे हवा बहती है और इसी विभिन्नता के कारण जो हवा गति करती है उसी को पवन भी कहते हैं। तो वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ साथ बल लगाती है और इसका अनुभव हम क्यों नहीं करते, क्योंकि जो दाब है, मान लीजिए कि आप यहाँ पे स्थित हैं
और यहाँ से वायु जो है आपको चारों तरफ से एक तरह से दबाव यानी बल लगाती है। तो ये चारों तरफ से दबाव लगने के कारण हमारा शरीर भी इसके विपरीत बल लगाता है, और ये दोनों तरह से बल लगने के कारण क्या होता है कि ये जो दाब है वायु का हमें महसूस नहीं होता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार का दाब को वायु दाब कहते हैं, यानी जो वायु का दाब पृथ्वी पर लगता है उसी दाब को वायु दाब कहा जाता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि वायुमंडल में जैसे-जैसे वायु ऊपर चढ़ती जाती है, यानी हवा का स्तर जैसे-जैसे मंडलों पे पहुँचता है, क्षोभ मंडल से समताप मंडल पे, तो यहाँ पे जो वायु दाब है वो कम हो जाता है। इसी तरह से समुद्र पर जो है वायु दाब सर्वाधिक देखने को मिलता है, और ऊंचाई बढ़ने के साथ-साथ यहाँ पे इसका जो दर है वो कम होता है। यानी होता क्या है कि मान लीजिए कि समुद्री सतह है, ये समुद्र की सतह, तो यहाँ पे वायु दाब अधिक होगा नजदीक वाले क्षेत्र में, और ये हाई प्रेशर क्रिएट करेगा। लेकिन जैसे-जैसे ये ऊपरी सतह पर जाएगा तो इसका वायु दाब घटता जाएगा। इसी तरह से जब ये वही वायु दाब वायुमंडल के स्तर पे जाता है, यानी क्षोभ मंडल से समताप मंडल पे, तो यहाँ पे भी इसका वायु दाब है वो तेजी से गिरने लगता है। यानी यही है कि जब यही वायु दाब ऊपर की ओर बढ़ता है तो इसके जो क्षमता होती है, जो वायु दाब है उसमें कमी देखने को मिलती है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में जो है वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, और इसी के कारण यहाँ पे निम्न दाब वाला क्षेत्र बन जाता है। निम्न दाब वाले क्षेत्र ये बादल युक्त आकाश और नम मौसम के साथ जुड़ जाते हैं। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी जन्य होने के कारण यहाँ पे जो दाब है वो उच्च दाब क्षेत्र का बनाती है, यानी उच्च दाब वाला क्षेत्र बनाती है, और इसके कारण यहाँ पे उच्च दाब होने के कारण यह स्वच्छ और जो स्पष्ट आकाश का निर्माण करती है। वायु दाब सदैव उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब की ओर गमन करते हैं, यानी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर ये गति होती रहती है। यहाँ पे एक क्लिप है, आप उसको ध्यान से देखिए तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। पवन की बात कर लेते हैं कि पवन किस तरह से है जो दाब को प्रभावित करती है। तो उच्च दाब से निम्न दाब के क्षेत्र में जो वायु है गति कर रही है उसी को पवन कहा जाता है। कि यहाँ पे हाई प्रेशर है और यहाँ पे लो प्रेशर है, तो जब हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर की ओर गति कर रही है तो ये गति होने की क्रिया को ही पवन कहा जाता है। पवन को हम कैसे देख सकते हैं, तो जैसे कि चलती हुई तूफान है तो कई बार पेड़ उखाड़ देता है, ये कई बार पत्तियां उड़ाकर एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। तो महीन धूल कण के साथ उड़ता हुआ जो एक जगह से दूसरी जगह जाता हुआ कण है, उसके साथ हम पवन को देखते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेजी से उड़ती है कि इसकी विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है, जैसे कि बरसात के समय में जब या फिर खूब तेज धूप और छाता लेके जा रहे हो तो तेज हवा चले तो हम छाता को लेकर आगे नहीं बढ़ पाते। तो इस तरह से जो है पवन के विपरीत अगर हम जा रहे हैं तो हमारे चलना बहुत कठिन होता है। पवन के मुख्यतः 3 प्रकार में विभाजित किया गया है। ये है स्थानीय पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन। स्थायी पवनें उन्हें कहा जाता है। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार एक निश्चित दिशा में ही चलती है, यानी स्थायी पवनें जो है वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में बहती हैं, उनको स्थायी पवनें कहते हैं। मौसमी पवनें उन्हें कहते हैं जो ऋतुओं के अनुसार बदलती रहती हैं, जैसे भारत में जो है मौसमी पवनें। स्थानीय पवनें उन्हें कहते हैं जो किसी क्षेत्र में, किसी छोटे से क्षेत्र है, मान लीजिए गांव है या फिर कोई शहर है, वहां पे वर्ष या दिन के हिसाब से जो है वहां पे पवनों की दिशा बदलती रहती है, या फिर वहां पे जो है वही घटना एक निश्चित समय पर घटित होती है, उसी को स्थानीय पवनें कहते हैं। जैसे कि उत्तर भारत में चलने वाला लू है जो उत्तर भारत का स्थानीय पवन कहलाता है। अब स्थलीय समीर और समुद्री समीर को समझते हैं कि ये क्या होती है। तो होता क्या है कि मान लीजिए कि पृथ्वी जो है 2 भागों में विभाजित है, एक तो है महाद्वीप वाला एरिया और एक है महासागर वाला एरिया। महासागर यानी जल वाला क्षेत्र है, और वहीं पे यहाँ पे बड़ी-बड़ी चट्टानें हैं महाद्वीपों पे। तो सूर्य की किरणें यहाँ पे पड़ रही हैं, तो ये दोनों जगह पड़ रही हैं। एक तो जलों पे भी जा रहा है इसका प्रकाश, तेज ताप, वहीं पे स्थल मंडलों पे भी जा रहा है। तो स्थल मंडल पे जो है ये चट्टानें ठोस होती हैं, तो यहाँ पे होता क्या है कि ये जल्दी से जल्दी सूर्य के ताप को अवशोषित कर लेती हैं और ये जल्दी गर्म हो जाता है। तो यहाँ जल्दी गर्म होगा यानी यहाँ पे एक तरह से निम्न दाब क्रिएट होगा, और निम्न दाब क्रिएट होगा यानी लो प्रेशर। अब लो प्रेशर तो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है दिन के समय। वहीं पे हम बात करेंगे कि दिन के समय समुद्र वाला जो जल है वो सूर्य की किरणें यहाँ पे पड़ रही हैं, तो ये सूर्य की किरणें जो है यहाँ पे तो पड़ तो रही हैं, लेकिन जो जल है वो बहुत धीरे-धीरे गर्म होता है। यानी पहला उसका एक स्तर गर्म होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से बहुत धीरे-धीरे
एक संवहनीय गति के साथ जो जल है वो गर्म होता है। तो यहाँ पे जल को गर्म होने में दिन के समय मतलब बहुत समय लगता है। तो जब रात होती है तो यहाँ पे तो लो प्रेशर क्रिएट हुआ है स्थल मंडल में दिन के समय, तो हवा क्या होगी कि एक लो प्रेशर के कारण ये ऊपर उठेगी और ये यहाँ से हवा ऊपर उठती हुई समुद्र की तरफ गति करेगी। और यहाँ जो हाई प्रेशर है, यानी अभी तक तो यहाँ पानी गर्म नहीं हुआ इसलिए यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ की हवा भारी है, तो ये इस समय स्थल मंडल यानी जो स्थलीय भाग है उसकी तरफ, महाद्वीपों की तरफ यहाँ की समुद्री जो पवन है वो गति करेगी। तो इस तरह से इसको कहा जाता है कि स्थलीय समीर, यानी स्थल समुद्र से स्थल का जो समीर है वो समुद्र की ओर गति करता है। अब होता क्या है समुद्री समीर में कि रात के समय समुद्री समीर गति करता है, यानी कि ये जो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, यानी रात होते होते ये जल गर्म हो जाता है, तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, तो ये समुद्री समीर जो है ये स्थलों की ओर गति करेगा और जो यहाँ पे स्थल मंडल है जो जल्दी से गर्म हो जाता है दिन को, उसी तरह से रात को जल्दी से ठंडा हो जाता है। तो रात के समय यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और हाई प्रेशर क्रिएट होने के कारण यहाँ से जो वायु है वो समुद्र की ओर गति करेगी। तो इस तरह से जो है स्थल से जल की ओर, जल से स्थल की ओर जो पौने गति करती हैं उसको स्थल समीर और समुद्री समीर कहते हैं। अब यहाँ पे वायु दाब को बताया गया है कि कितनी वायु दाब पेटियां हैं, तो देख लीजिए कि भूमध्य जो रेखा होती है वहां पे निम्न दबाव होता है क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें 12 मास पड़ती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि लो प्रेशर क्रिएट होगा, लो प्रेशर यानी निम्न दाब, तो यहाँ पे हमेशा निम्न दाब का ही मौसम बना रहता है। यहाँ पे फिर यहाँ पे सूर्य की किरणें जो है कर्क रेखा और मकर रेखा पे यहाँ पे भी व्यापारिक पवनें चलती हैं और व्यापारिक पवनें दो दिशा में चलती हैं, एक तो पश्चिमी और पूर्वी पवनें। तो ये जो पवनों की दिशा है ये इनकी बहने की दिशा के हिसाब से इनको कहा जाता है, यानी पश्चिमी पवनें पवन की तरफ, पश्चिमी पवनें जो है पश्चिम की तरफ बहती हैं, तो मतलब पश्चिम की तरफ बहती हैं तो उनको पश्चिमी पवन कहते हैं और जो पवनें पूर्व की ओर बहती हैं उनको पूर्वी पवनें कहते हैं। तो इस तरह से जो है उत्तर गोलार्ध में ये पवनें जो है पश्चिम की ओर बहती हैं, वहीं पे हम बात करेंगे कि ये दक्षिणी गोलार्ध में पूर्व की ओर ये पौने बहती है, यानी व्यापारिक पौने जो है कंटिन्यू इस दशा में कर्क और मकर रेखा के बीच बहती रहती हैं सालों साल। तो ये पौने होती हैं। साथ में उपोष्ण जो रेखा होती है दोनों उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, यहाँ पे भी वायु दाब हाई होता है, यानी यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, यहाँ पे लो प्रेशर होता है। फिर उसके बाद फिर ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो एक समय के बाद वहां पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, फिर उसके बाद फिर से हाई प्रेशर क्रिएट होता है और इस तरह से जो है ये पूरा का पूरा संरचना विभाजित है। इसको हम अच्छे से आने वाले चैप्टर में दिया गया है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये विभाजित होता है। फिलहाल आप इसको ध्यान में रखिए कि ये पौने हैं कि जो व्यापारिक पौने जो 12 मास एक ही दिशा में निश्चित दिशा में चलती हैं उनको व्यापारिक पौने कहते हैं। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि कर्क और मकर रेखा का जो एरिया है वो व्यापारिक पवनों का एरिया है। वहीं पे आपको 60 उत्तरी गोलार्ध और 60 दक्षिणी गोलार्ध को ध्यान में रखना है कि ये जो एरिया है ये अधो ध्रुवी निम्न दाब वाला एरिया है और जो 90 उत्तरी गोलार्ध और 90 दक्षिणी गोलार्ध वाला एरिया है वो सबसे हाई यानी उच्च दाब वाला एरिया है। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट है उनके बारे में बात कर लेते हैं कि चांद के पर वायु नहीं है, अतः वहां पे वायु दाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब भी चांद पर जाते हैं तो वो विशेष तरह के पोशाक पहनते हुए जाते हैं क्योंकि उनको वायु की जरूरत होती है। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को नहीं पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर पर विपरीत बल लगेगा और इसके कारण उनकी रक्त की शिराएं फट सकती हैं, इसीलिए अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकते हैं, अतः उनकी नसें ना फटे दबाव के कारण, इसीलिए अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष पोशाक पहनने की मतलब अनिवार्य होता है बाहर जाने के समय। अब यहाँ पे देखते हैं कि दूसरा फैक्ट है कि पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर ही निर्धारित होता है। जैसे जो पवन आ रही है पश्चिम से आ रही है तो उसको पश्चिमी पवन कहेंगे, पूर्व से आ रही पवन को पूर्वी पवन कहेंगे, यानी आने की जो दिशा होती है उसके आधार पर ही पवनों के नाम रखे जाते हैं। अब यहाँ पे एक चक्रवात का उदाहरण दिया गया है और ये चक्रवात जो आया था उड़ीसा में आया था बंगाल की खाड़ी से और ये चक्रवात लगभग 1999 में 17 से 18 अक्टूबर के बीच में आया था और 29 अक्टूबर तक रहा था। तो यहाँ पे जो इसकी पवन की गति थी वो 260 किलोमीटर प्रति घंटे थी और ये जो पवन की गति है ये लगभग 36 घंटे तक इसी गति के हिसाब से
मतलब उड़ीसा में पवनों की गति रही थी और इसके कारण हुआ क्या था कि कई पेड़ उखड़ गए, औद्योगिक भवनों का नुकसान हो गया, घरें गिर गया, कई बार टेलीफोन लाइनें, विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से बाधित हो गया, जनजीवन को पूरी तरह से नुकसान हुआ वहाँ पे। साथ में चक्रवात के कारण वर्षा हुई और वर्षा के कारण वहाँ पे कई इलाकों में बाढ़ आ गया। साथ में जो चक्रवात आया तो जो समुद्री तरंगें होती हैं वो तट के इलाकों को और भी आगे बढ़कर 7 से 10 किलोमीटर तक आगे बढ़ी और यहाँ के इलाकों को पूरी तरह से तबाही कर दिया। यानी जो धान की फसल थी उसको पूरी तरह से इन्होंने नष्ट कर दिया। तो इस तरह से बाढ़ आता है, चक्रवात आता है तो तेज बारिश होती है, बाढ़ आने की संभावना रहती है। जो समुद्री तरंगे हैं वो भी आगे आती है चक्रवात के कारण, तो ये प्रभाव देखने को मिलता है। अब ये चक्रवात आने के कारणों में बात करें तो 25 अक्टूबर को हुआ क्या था कि पोर्ट ब्लेयर में जो थाईलैंड के निकट एक टापू है वहां पे अवदाब के कारण चक्रवात उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे ये उत्तर पश्चिमी की दिशा में बढ़ने लगा और इसके कारण इसने महा चक्रवात का रूप धारण कर लिया और 29 अक्टूबर को 10:30 बजे ये उड़ीसा के इसे इरेसामा बाली कुडा के बीच ये क्षेत्रों को प्रभावित किया। तो इस महाचक्रवात से उड़ीसा के कई क्षेत्र जैसे कि भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरें जो है पूरी तरह से बर्बाद हो गई। 130 लाख लोगों की जो जीवन हानि है, मतलब इतने लोग प्रभावित हुए, कई पशुओं की मौत हो गई, कई धान की फसलें जो हैं, सब्जियां हैं, सब नष्ट हो गए और इससे हुआ क्या कि जो ज्वारीय लवणता के कारण जो ज्वार आया उसके कारण भी जो भूमि उपजाऊ थी वो भी पूरी तरह से नुकसानदेह हो गई, यानी अनुपजाऊ भूमि में कन्वर्ट हो गई। बाकी पेड़ सागवन के, बांस के पेड़ पूरी तरह से नष्ट हो गए। साथ में जो मैंग्रोव जंगल था वो पूरी तरह से नष्ट हो गया। तो इस तरह से जो है ये चक्रवात के कुछ यहाँ पे आपको जो चक्रवात आने की जो दुर्दशा होती है उसका यहाँ पे विवरण दिया गया है। देखिए कि ये जो टॉपिक है चक्रवात का, ये डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक का ही भाग है, तो आपको इसको उसके साथ मेंस के एस्पेक्टिव से कोरिलेट करके ही इसको देखना है कि चक्रवात आते हैं तो इतनी जन हानि होती है। अब आपसे कंडीशन में ऐसा पूछ दिया गया मेंस में कि चक्रवात के कारणों की उत्पत्ति की बात कीजिए, साथ में चक्रवात बंगाल की खाड़ी में सबसे ज्यादा क्यों आते हैं इस पे लेकर क्वेश्चन आ चुका है चक्रवातों पर। साथ में चक्रवात से अगर चक्रवात वाला इलाके में आप किसी पद पर नियुक्त होते हैं, ये GS4 के क्वेश्चन में आ सकता है कि चक्रवात वाला एरिया है तो वहां पे क्या-क्या प्रिकॉशन, क्या-क्या सावधानियां आपको बरतनी है कि ये चक्रवात से कम जनहानि हानि हो। तो इस तरह से ये एक मेंस का भाग है डिजास्टर मैनेजमेंट, तो इसको उसी एस्पेक्ट से आपको देखते जाना है। अब यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से जो है वर्षा होती है। वर्षा जो सामान्य से होती है उस क्लिप बना है उसको आप ध्यान से देखिए। अब आर्द्रता यानी किस तरह से वर्षा होती है उसके बारे में जानते हैं। तो जब जल पृथ्वी के भिन्न-भिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो वो जल वाष्प बनता है और जल वाष्प जब वायु में समाहित हो जाता है, यानी वायु में स्थित जल वाष्प को ही आर्द्रता कहते हैं। तो इस तरह से जल वाष्प का डेफिनेशन और आर्द्रता का डेफिनेशन आपको ध्यान में रखना है। तो ये होता कैसे कि जब वायु में जल वाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं, यानी कोई ऐसा मौसम है कि बरसात के बाद जैसे कि वायु में क्या होता है कि आर्द्रता है, आपको एक चिपचिपा सा मौसम महसूस होगा, उसी को आर्द्र दिन कहा जाता है। जैसे जैसे ये वायु गर्म होती है इसके जल वाष्प करने की जो धारणा है वो क्षमता है बढ़ती जाती है और इस प्रकार और अधिक ये आर्द्र होती जाती है। और आर्द्र दिन में होता क्या है कि कपड़े डालने पे ये सूखने में काफी समय लगता है, साथ में हमारे शरीर से जो है पसीना आसानी से सूखता नहीं है। तो इस तरह से आर्द्र दिन का में ये सब चीजें घटित होती हैं। जब जल वाष्प ऊपर उठता है, यानी जो ही आर्द्रता वाला पवन है वो ऊपर उठता है तो ठंडा होना शुरू होता है और ठंडा होने से वो संघनित हो जाता है। संघनित होने से उसका जो संघनित होकर वो ठंडा होकर जल की बूंद में वो जल वाष्प जो है वो जल के बूंद में बदल जाता है और इसके कारण जब पवन जो है उस जल के बूंद को धारण नहीं कर पाती तो वो एक
जल के बूंद के रूप में पृथ्वी पर गिरती है और इस तरह से वर्षा होती है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद चिन्ह छोड़ते हैं, यानी जेट वायुयान को देखा होगा कि वो उड़ते हैं तो उनके पीछे एक से सफेद धागे जैसा दिखता है, इस तरह की सफेद लहर दिखती है। तो वो इसलिए दिखता है क्योंकि वहां पे नमी यानी एक सघनता होती है। जब वो यहाँ पे जो नमी आर्द्र होती है और नमी आर्द्र होने के कारण यहाँ पे संघनित हो जाता है और इसके कारण वहां पे वो जल की किरणें मतलब बूंदे ही एक तरह से वो होती हैं, तो इसके कारण वो हमें सफेद दिखता है। इसी तरह से वायु में गति ना रहने की स्थिति में ये संघनित नमी कुछ देर तक रहती है और हमें दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण जो है वर्षा कहलाता है। ज्यादातर भौम जल जो है वर्षा के कारण ही प्राप्त होता है, यानी जब वर्षा होगी तो ही भौम जल जो है सुरक्षित होते हैं। पौधे जो हैं जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पासों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है। अर्थात कि पहाड़ी इलाके तो वहां पे अगर पहाड़ों पे जो पेड़ है उनको काट दिया जाता है तो इन पहाड़ों पे जो वर्षा होगी उससे क्या होगा कि वर्षा का जल जो है सीधा नीचे गिरता जाएगा और इसके कारण निचले इलाकों पे बाढ़ आने की संभावना अधिक हो जाती है। क्रिया विधि के आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं: संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। तो ये है चक्रवाती वर्षा, जिसमें होता क्या है कि गर्म वायु ऊपर उठती है और घने बादल बनाती है और संघनित होकर वर्षा करती है। वहीं पे जो ठंडी वायु है एकदम नीचे बैठ जाती है। तो एक चक्रवात की दशा में जो वर्षा होती है उसको चक्रवाती वर्षा कहते हैं। उसी तरह आर्द्र वर्षा किसे कहते हैं, सॉरी, पर्वतीय वर्षा उसे कहते हैं जब पर्वतों के सहारे जो गर्म वायु है ऊपर चढ़ती है और वो संघनित होकर वर्षा करती है, तो उसको पर्वतीय वर्षा कहते हैं। उसी तरह से संवहनीय वर्षा उसे कहते हैं जब गर्म वायु ऊपर उठती है और जो ठंडी ऊपर जाकर बादल बनाती है और इसके कारण जो वर्षा होती है वो संवहनीय वर्षा कहलाती है। अब वर्षा से जो लाभ होता है उसके बारे में देख लेते हैं कि ये पौधे और जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत उपयोगी है। इससे धरातल में ताजा जल प्राप्त होता है। साथ में वर्षा कम हो तो जल की कमी, सूखे जैसी स्थिति हो जाती है, कृषि उत्पादन अच्छा नहीं होता है। साथ में वर्षा अधिक हो तो बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है। तो ये सब वर्षा के फैक्ट है। साथ में वर्षा के दूसरे स्वरूप भी हैं जिसको कहते हैं हिम वर्षा या फिर हिम वृष्टि या फिर ओला, ये भी वर्षण के ही रूप हैं। तो ये आपको पीटी के एस्पेक्ट से ध्यान रखना है कि वर्षण के रूपों को बताइए, हिम है या फिर सहिम वृष्टि है या फिर ओला है या फिर तीनों का ऑप्शन में दे दिया 1 2 3, तो आपको 1 2 3 पे टिक करना है। तो आज हमने देखा कि किस तरह से जो है वर्षा होती है। साथ में हमने ये देखा कि पौने का नाम का निर्धारण किस तरह से होता है। साथ में हमने पवनों के बारे में पढ़ा कि किस तरह से लो प्रेशर और हाई प्रेशर क्रिएट होता है और ये किस तरह से तापमान के निर्धारण में अपना एक महत्वपूर्ण भागीदार होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।